हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मराठी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। ये एक स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन का मतलब होता है रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग के ताल्लुक से एक अहम बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं या जो भी चैप्टर से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रेफरेंस के लिए हमें एक पैसेज दिया जाता है। उसी पैसेज को स्टडी करके उसमें से आंसर्स हमें फाइंड आउट करके लिखना होता है। लेकिन रैपिड रीडिंग सेक्शन के लिए, मराठी स्थूल वाचन के लिए पैसेज नहीं दिया जाता है। उसमें सारे आंसर्स हमें अपने ओन से लिखना ज़रूरी है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज से रहेंगे। तो इसीलिए हमें ये चैप्टर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में समझते हैं और ये पैसेज एक्चुअली क्या है, रैपिड रीडिंग इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। या पाठाचे लेखक आहे डॉक्टर अनिल काकोडकर। इसके राइटर का नाम है अनिल काकोडकर। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतातील सुप्रसिद्ध मतलब इंडियन रिनोन्ड, इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। क्या है? अणुशास्त्रज्ञ मतलब होता है न्यूक्लियर साइंटिस्ट। भारतातील अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सम्मानित, और इन्हें जो है इंडिया के जो है पद्म विभूषण अवार्ड से भी, ऑनर से भी नवाजा गया है, ऑनर किया गया है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी पत्र लिहिलेले आहे। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक लेटर है, ओपन लेटर टू ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए राइटर ने एक ओपन लेटर लिखा है और त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांना भावविश्व निश्चित समृद्धि करतील, और इस इंटेंशन से किया है कि उनका बार्क का जो एक्सपीरियंस रहा है, बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वहाँ पर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है या उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है, जो कि बच्चों के लिए डेफिनेटली इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल रहेंगे। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते, और यहाँ पे उन्होंने एक बात समझाने की कोशिश की है कि कोई भी बड़ा काम की शुरुआत या किसी भी बड़े काम की शुरुआत जो है बहुत सारे छोटे छोटे कामों से मिलकर होती है, इसलिए हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानत ते करायची सवय ठेवली तर मोठे कामे करताना अडचणी येत नाही। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी छोटा काम करते वक्त हेजिटेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें बड़े काम करने में आसानी होती है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिलती हैं, लर्निंग्स मिलती हैं, जिससे हमारे बड़े टास्क जो है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ऐसा संदेश ते या पाठात देता है। और यही मैसेज उन्होंने इस चैप्टर में दिया है कि हर छोटे या बड़े काम को जो है बहुत दिल से करना चाहिए या किसी भी काम को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर देखते हैं कि चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, वो एड्रेस कर रहे हैं उन सारे बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं। मोठे होत असलेल्या मतलब जो जितने भी ग्रोन अप्स हैं, टीनेजर्स हैं, जो फिर अभी प्रोफेशनल फील्ड्स में इंटर होने वाले हैं या फिर अपने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उन बच्चों को ये एड्रेस कर रहे हैं। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। तो उन्होंने कहा है कि इस लेटर से मैं आपको मेरे बार्क के 2 एक्सपीरियंसेस में शेयर करने वाला हूँ। बार्क अभी हमने डिस्कस किया कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिस तरीके से बार्क के उनके 2 एक्सपीरियंसेस वो यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मेरे इन अनुभव से आपको अपने लाइफ के गोल डिसाइड करने में मदद मिलेगी। तो आगे वो कहते हैं कि तर मुलांनो, तो बच्चों, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे 2 अनुभव मी कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। तो इन्होंने अपने 2 एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि जब इन्होंने अपनी एक डिप्लोमा कंप्लीट किया, ट्रेनिंग स्कूल कंप्लीट करके इंटर्नशिप पे जब बार्क में गए थे, वहाँ पर स्टूडेंट लर्नर थे, तो वहाँ पर जब ये गए थे तो उस वक्त के ये क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल।
अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बार्क हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो शायद आपको हो सकता है कि पता ना हो। हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बार्क का मतलब क्या होता है। बार्क हे भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणु संशोधन केंद्र या नावाचे लघु रूप आहे। तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर के लघु रूप आहे। लघु रूप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएशन होता है, लघु रूप आहे। होमी भाभा यांनी भारतातील अणु संशोधनाचा पाया घातला। डॉक्टर होमी भाभा ने जो है इस अणु संशोधन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का जो है बेस डाला था, बुनियाद डाली थी। इसके लिए उनका नाम जो है इस ऑर्गनायझेशन को दिया गया है, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। संस्था म्हणजे काय, ऑर्गनायझेशन। उन्होंने उस चीज़ की बुनियाद रखी थी, उन्होंने उसको फाउंड किया था, इसके लिए उनका नाम वहाँ पे उस ऑर्गनायझेशन को दिया गया, संस्थेला दिले आहे। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे और बार्क ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आज अब जो है ये बहुत बड़ी, प्रचंड म्हणजे काय, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अब राइटर आगे कहते हैं, पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो। अब ये कह रहे हैं कि अभी तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। अब उसके अलावा लेकिन जब हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, एज एन इंटर्नशिप के लिए हम लोग गए थे, तो उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड होके सिर्फ 7 साल हुए थे, जेम तेम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स हो गए थे। और ये टोटल जो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे प्रैक्टिस के लिए, ये टोटल अक्रॉस 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, मुले मुली, गर्ल्स बॉयज सब मिक्स, उसमें जो है कितने थे, 100 स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग पर थे तो 1-2 बार वो डॉक्टर होमी भाभा की वहाँ पर विजिट हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं डॉक्टर होमी भाभा। तो उनसे उन्होंने क्या किया था, संवाद साधला होता। संवाद करना मतलब उन्होंने वहाँ से उनसे इंटरॅक्ट किया था, बात किया होता। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, तो इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतका काम कुठे आहे इथे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अक्रॉस ऑल अराउंड जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम सबके लिए जो है सफिशिएंट काम यहाँ पर नहीं है, तो हम सबको अलग अलग टास्क नहीं मिल पाता, तो हम लोग क्या करें। तर तेव्हा ते म्हणाले, मी त्याची काळजी का करता। तो उन्होंने कहा कि काम नहीं तो इसकी फिक्र तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम्ही याची काळजी का करता। तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर हमारे पास प्रोवाइड करने के लिए काम नहीं है, तो क्या हुआ कि तुम अपनी तरफ से अपनी ट्रेनिंग या अपना रिसर्च वर्क जो है उसको कंटिन्यू करते रहो, नई नई चीज़ों पर रिसर्च करते रहो। ऐसा नहीं करना कि जो काम दिया हुआ है बस उसी से वही काम कंप्लीट करके बैठे रहना, ये एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से नई नई चीज़ों पर आप रिसर्च करते रहो। इसके लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा आएगा या सरकार को कितने एक्सपेंसेस उसके लिए बेयर करने पड़ेंगे, इसकी फिक्र आप लोग मत करो। आप अपना जो है रिसर्च वर्क जो है उसको जारी रखा करो, कंटिन्यू रखा करो। मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा। और उन्होंने क्या कहा कि अपना नया काम इन्वेंट करो, अपने नए नए टास्क, अपना नया सब्जेक्ट जो है, खुद सब्जेक्ट यूज़ करो, खुद सब्जेक्ट को चूज़ करो और उसी से जो है उसी पर रिसर्च करते रहो। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा कि तुमको यहाँ पर क्या काम करना है, ये तुमको खुद डिसाइड करना है। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समझना हे चूक है। तो उन्होंने क्या कहा कि बॉस ने जितना काम कहा हमें सिर्फ उतना ही करना है, और अगर बॉस ने कोई टास्क नहीं दिया है तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, ये समझना एक बहुत बड़ी क्या है, मिस्टेक है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और टैलेंट भी वेस्ट होगा, और हमारे रिसर्च प्रोसीजर जो है, वो रिसर्च का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और ये जो सोच है कि जितना काम हमें बॉस ने दिया है उतना ही करना है, और अगर कोई काम नहीं दिया गया है तो हमें कोई काम ही नहीं है, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। ये जो सोच है, ये जो एटीट्यूड है, ये हमारे अंदर से जाना ज़रूरी है। भाभांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो, स्वअनुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट।
आगे राइटर कहते हैं कि डॉक्टर होमी भाभा की कही हुई ये बात कि हमें अपना नया काम अपने खुद से टॉपिक्स को डिसाइड करना चाहिए, खुद से स्टडी करना चाहिए, खुद से रिसर्च करना चाहिए, तो ये बात जब हमारे समझ में आ जाएगी तो रायटर कहते हैं की हे मी स्वअनुभवाने सांगतो की जेव्हा हे मुद्दा तुमच्या लक्षात येतील, मतलब ये बात जब तुम लोग समझ जाओगे, जब ये तुम्हें ये चीज़ रियलाइज होगी, देन देयर विल बी नो लिमिटेशंस फॉर योर अचीवमेंट दैट यू कैन अचीव, देन स्काई इज़ द लिमिट, मतलब हमारी कोई अचीवमेंट्स की बाउंड्रीज नहीं होंगी। जितना ज़्यादा हम लोग काम करते रहेंगे, जितने एफर्ट्स हम लोग लगाते रहेंगे, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हमें मिलती रहेगी, हे डॉक्टर होमी भाभा यांनी मुलांना सांगितलं होतं। अब आगे कहते हैं, बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक है। अब यहाँ पे वो एक बात कह रहे हैं कि बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाना, रास्ता दिखाना, गाइड करना, हर लम्हे पर हर मोड़ पर उन्हें सिखाते रहना, गाइड करना 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक है, मतलब ठीक है, 8-10 साल तक ये ठीक है, आवश्यक ही है और नेसेसरी भी है। ऐसा ही नहीं कि हम लोग पहले से स्टार्ट से ही बच्चे को कहें कि जा यू मेक योर ओन डिसीजन, यू चूज़ योर ओन वे, ये भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बच्चे के उम्र भर हर डिसीजन को खुद ही लेते रहें, एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, सारे डिसीजन जो है हम ही लेते रहें, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा कि हे आवश्यक ही आहे, पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। लेकिन लास्ट में क्या है कि हमें ये सारे जो चैलेंजेस रहेंगे हमारे लाइफ के, वो तो हमें खुद ही फेस करना है। तो उसके लिए हमें जो है अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, हमें अपने डिसीजंस खुद लेने आना चाहिए, हमें अपने रास्ते खुद डिसाइड करने आना चाहिए, तभी हम जाकर जो है क्या है एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अब आगे वो दूसरे एक्सपिरियन्स को बयान करते हैं कि आता दूसरा अनुभव सांगतो, ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। तो जब इनका जो ट्रेनिंग था या इंटर्नशिप थी, जब वो कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद ये बार्क में ही एज एन इंजिनियर जॉइन हो गए, वहीं पे ये क्या हो गए, कंटिन्यू हो गए। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आला। अब जब यहाँ पर वो एज ए इंजीनियर ज्वाइन हुए तो उन्हें सबसे पहले जो प्रोजेक्ट दिया गया वो मेटलाइजिंग प्रोसेस दिया गया। अब ये मेटलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, मेटल पर एक पर्टिकुलर कोटिंग की जाती है जिससे वो रस्ट ना पकड़े या फिर वो ख़राब ना हो, वो जो प्रोसेस होता है उसे मेटलाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है, मेटलाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो ये पहला प्रोजेक्ट था एज एन इंजीनियर वहाँ पे बार्क में। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती, उसके लिए जो जो नेसेसरी चीज़ें थी, जो जो नेसेसरी आर्टिकल्स थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थे। कोणीही ती वापरली नव्हती, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर, एक फोरमैन यांची गरज आहे। तो जब वहाँ पर उन्होंने देखा, जब उनका टॉपिक उनको मिला कि मेटलाइजिंग पर उन्हें काम करना है, तो उन्होंने सारी स्टडी कर ली, ऑब्जर्वेशन कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आर्टिकल, मटेरियल वहाँ पे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है नहीं है। तो उन्हें ये पता चला कि सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक भी इक्विपमेंट वहाँ पे इससे पहले यूज़ नहीं किया गया था, अनटच्ड थे, सारे पैक वैसे ही रखे हुए थे। तो राइटर ने कहा कि मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक वेल्डर और एक फोरमैन की ज़रूरत है। मुझे असं मी त्यांना विचारलो, तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुम्हाला आता काहीच मदत मिळणार नाही। और उस वक्त मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वहाँ से सीनियर्स से, मेरे सीनियर्स से, उन्होंने कहा कि इस वक्त तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी एडिशनल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो भी काम करना है वो आपको सारा काम वेल्डिंग का या फिर जो भी नेसेसरी काम रहेंगे वो सारे काम आपको ही करने हैं सिंगल हैंडेडली। तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व काम करावं लागेल। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले। अब मैंने सीनियर्स का एक ऑर्डर समझ के उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई एक एडिशनल या फिर असिस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, आई विल डू एवरीथिंग विथ माय ओन कैपेसिटी। तो उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया और सारा काम वहाँ पर उन्होंने क्या किया, शुरू किया। धडपड करू लागलो, पण मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्यापत्ती काढली। अब जब बहुत ज़्यादा एक टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने आके जो है उस पर क्या किया, इवैल्यूएट किया कि मैंने कितना काम किया है, ऑब्जर्व करने लगे कि कौन सा काम हुआ है, कैसा काम हुआ है। तो
मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्यापत्ती काढली. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारले, आता सांग तुला काय पाहिजे. तो जब सीनियर्स ने मेरे काम को इवेलुएट किया, मेरे काम की तरफ देखा एंड दे गॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, और वो पूरी तरीके से उससे क्या हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे. तो वो नए नए प्रोसेस या नए नए प्रपोजल्स लेके आने लगे कि हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए, और मुझे उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करने लगे. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्यापत्ती काढली. हे करूया ते करूया असं बरंच काय म्हणाले आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. तो जब उन्होंने कहा कि हमें ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है नए नए प्रपोजल्स मेरे सामने रखे, और उस वक्त कहा कि आता सांग तुला काय पाहिजे, कि अब बोलिए कि आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, कितने असिस्टेंट्स चाहिए, कितने वेल्डर्स चाहिए, कितने फोरमैन चाहिए. बिकॉज क्योंकि अब वो लोग सेटिस्फाइड थे कि ये जो है पर्सन इस काम को कम्प्लीटली और इन ऑनेस्ट वे जो है ट्रूली वर्थ वे में जो है इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. तो तब उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन जो है हटा दिया और कहा कि अब तुम जो भी चाहोगे वो सारी चीज़ें तुम्हें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी. तुला वेल्डर मिळेल, फोरमॅन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल, कि तुम्हें वेल्डर मिलेगा, तुम्हें फोरमॅन मिलेगा, और जो कोई तुम्हें एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए वो सब मिलेगा. यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको. तो इस पर मैंने जवाब किया कि नहीं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा काम खुद कर सकता हूँ. मी स्वतः सर्व करीन. और उन्होंने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अब सारा काम मैं खुद ही करूँगा. तेव्हा ते म्हणाले. इस पर उन्होंने जवाब दिया की काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमॅन द्यायला नहीं म्हणालो होतो. तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले लोग बहुत सारे डिमांड्स करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, हमें इतने वेल्डर्स चाहिए, इतने फोरमैन्स चाहिए. उनके मल्टीपल डिमांड्स होते हैं, लेकिन जब उनको वो डिमांड्स पूरी करने के बाद भी, देने के बाद भी लोग उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये काम अभी तक क्या था, पेंडिंग रहा था. लेकिन तुमने अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स दिखा के, अपना पोटेंशियल या अपनी एंथुजियाज्म या अपने एक्साइटमेंट्स को जाहिर करके ये अभी प्रूफ कर दिया है दैट यू वर्थ सपोर्ट, कि हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं. और उन्होंने आगे एक बात ये भी कही कि मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे. अब उन्होंने कहा कि पहले तो हमने नहीं कहा था, लेकिन अब हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि तुम सही से काम करोगे, तो अब जितने भी लोग तुम्हें चाहिए अपने हाथ के नीचे या अपने सपोर्ट के लिए, तुम उतने ले सकते हैं. आता ते तुझे ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस. आणि आता हेही लक्षात घे कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं. तो उन्होंने ये बात भी कही कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि देख, अब आप जो भी काम कहेंगे वो सारे फोरमैन या सारे वेल्डर्स या तुम्हारे सपोर्टिंग स्टाफ जो है उस सारी बात को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये काम करते हुए देखा है. दैट यू ऑल नो हाउ टू डू दीज थिंग्स, कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि ये सारे काम कैसे किए जा सकते हैं. अब जब उन्होंने देखा है कि आप इस चीज़ को जानते हैं, तो आपकी बात को वो मानेंगे. और एक बात ज़रूरी है कि ये चीज़ भी समझ लीजिए कि एक इंसान जो है सारे काम नहीं कर सकता. गुस्से में आकर या फिर एक्साइटमेंट में जो है हमें डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमें किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक इंसान जो है कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकता. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. इसके पीछे मेन रीज़न उनका क्या था कि सबसे पहले आप लोगों को दिखाइए दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, कि आप ये काम कर सकते हैं. उसके बाद ही लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे. जब लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि आप कर सकते हैं, तभी वो आपकी बात मानेंगे. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगना योग्य नाही. अगर कोई काम हमें ही नहीं आता है तो वो काम या वो ऑर्डर दूसरों को देना सही नहीं है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. तो ये दूसरा जो है उनका क्या था, लेसन था, जो उन्होंने वहाँ पर एक्सपीरियंस था उन्होंने सीखे थे. तो इस चैप्टर में उन्होंने दो ऐसी अहम बातों को जिक्र किया है कि सबसे पहले ये कि अगर कोई काम न हो तो हमें अपना खुद से नया काम जो है स्टार्ट करना चाहिए. अपने रिसर्च वर्क, अपने स्टडीज़, अपना टैलेंट को यूटिलाइज़ करने की, टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करना चाहिए. और दूसरी बात ये कि किसी दूसरे इंसान को ऑर्डर करने से पहले हमें वो काम खुद करना चाहिए, और हमें लोगों को दिखाना चाहिए दैट यू आर एबल टू डू थिंग्स,
थिंग्स, और उसी के बाद जो लोग उस बात को क्या करेंगे, मानेंगे, वरना आपकी बात को लोग नहीं मानेंगे. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही महत्त्वाचे वाटते. तो उन्होंने कहा कि तो बच्चों 50 साल, तकरीबन एक 50 साल पहले मैंने ये 2 बातें सीखी थी जो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं, कि जो कि आज भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट लगते हैं. यातील आशय तुम्हाला आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फ़ायदा होतील. कि इसका जो कंसेप्ट है, ये बात अगर तुम जल्दी ही समझ जाओ तो आगे तुम्हारी प्रोग्रेस में, आगे तुम्हें जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में आसानी होगी, याची मला खात्री है. और उसका मुझे यकीन है कि इन 2 चीज़ों को अगर आप समझ जाओ तो तुम्हारी लाइफ के जो अगले चॅलेंजेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे. तर इथे आपला हे पार्ट जे आहे कंप्लीट झालेला आहे. अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स में क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है टिपा लिहा. टिपा लिहा म्हणजे राइट नोट्स. पहला है बार्क के बारे में. अब बार्क क्या है, बार्क के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. ये पहले पैसेज में ही हमने देखा कि बार्क जे आहे, बार्क हे जे आहे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर या शब्दाचा लघुरूप आहे, ज्याचा पाया डॉक्टर होमी भाभा यांनी घातलेला होता. ठीक आहे. हे जे आहे सुरुवातीला हे जेमतेम म्हणजे जवळपास 7 वर्षाची होती त्यावेळी जे लेखक त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा त्या संस्थेमध्ये गेले होते. पण आता हे जे आहे खूप प्रचंड संस्था झाली आहे. अशा प्रकारे आपल्याला याचा उत्तर लिहायचा है. अब दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर होमी भाभा के बारे में लिखना है. इसके बारे में यहाँ पर राइटर ने कहा था कि एकदा डॉक्टर होमी भाभा जे आहे बार्कला विजिट करायला आले होते किंवा भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते की डॉक्टर होमी भाभा हे प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते, कि ये जो है बहुत एनर्जेटिक या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनालिटी थे, जो लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, इंस्पायर करते थे. अगला क्वेश्चन है कि स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिति केव्हा निर्माण होऊ शकते, पाठाच्या आधारे लिहा. कि ये सिचुएशन कब होगी, जब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हमें अपना काम खुद से करना है, नए टॉपिक्स को, नए रिसर्च को हमें जो है करते रहना है. बॉस ने जितना काम कहा है वही काम करके रुकना नहीं है, बल्कि वो काम कंप्लीट करने के बाद भी हमें जो है अपना रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखना है. तब जाकर हमारी ये सिचुएशन आएगी जिसको हम लोग स्काय इज द लिमिट कहते हैं. मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागचे कारणे कोणती असावी हे असे तुम्हाला वाटते. तो इसके बारे में जो सेकंड एक्सपीरियंस राइटर का रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि काम सुरू करण्याआधी लोक अनेक जे आहे मागण्या करतात, पण ते त्याच्यावर पूर्णपणे काम करू शकत नाही, आणि ते मागण्या पूर्ण न होण्यामुळे जे आहे ते मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम झाला नव्हता. आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा. कि इस बारे में जो है आपके क्या ख्याल हैं कि आदि केले मग सांगितले, कि पहले काम करना चाहिए और दूसरों के बारे में, और दूसरों को वो काम करने के लिए कहना चाहिए. इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं वो यहाँ पर हमें लिखना है. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते, हे विधान स्वानुभवाने स्पष्ट करा. उन्होंने कहा है कि हम खुद से जो लर्निंग करते हैं या अपने आप से जो नई नई चीज़ें सीखते हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं या बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और उसका जो लर्निंग्स होती हैं, उसकी जो टीचिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं. ये हमें हमारे लाइफ के कोई एक एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. लेकिन अगर उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो एक और एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके नीचे लिखा हुआ है अपठित गद्याकलन. मतलब क्या होता है, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन. तो ये भी जो है हमारा एक टास्क रहेगा कि इस पैसेज को हमें पढ़ना है और उसके आंसर्स को कंप्लीट करना है. ठीक है, थैंक्स.